हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 10 मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी बुक के आपको पता है जो था आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में बात करनी थी, तो हमने वो बातें की। हम पहले भी कह चुका हूँ कि नई बुक को लगा रहे हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जो हमारे सिलेबस सबके बाद डिज़ाइन किया गया है, उस बुक्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज 12वां, वैसे 13वां चैप्टर पुरानी बुक में, लेकिन अब न्यू बुक में 12वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और क्या करेंगे बेटा? आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। बात करें बेटा हम इंग्लिश में बोले तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन बारे में हमें बात करनी है। चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा हर एक चीज़ को। दो चीज़ें पहले, सबसे पहले समझते हैं। आपको पता है एरिया, आप समझते हो किसी भी बंद आकृति के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल को आप क्या कहते हो? एरिया कहते हैं। यानी अगर मैं डिफरेंस देखूं कि क्षेत्रफल, यानी मैं कहूं एरिया, और आपके पास आयतन में क्या फर्क है? आयतन यानी वॉल्यूम में क्या अंतर है? देखो मेरे हिसाब से किसी बंद आकृति के द्वारा, किसी बंद आकृति के द्वारा घिरा हुआ, जो आपके पास ये बंद आकृति के द्वारा कुछ ना कुछ तो घिरा हुआ होगा, उसी को क्या बोला जाता है? उस आकृति का एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं। किसी बंद आकृति की भुजाओं के द्वारा जो भी आपके पास, जितनी भी आपके पास जमीन होती है, कुछ भी होता है जो घिरा हुआ होता है, वही क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन वॉल्यूम, आयतन का मतलब क्या है कि उस बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति में कितनी चीज आ सकती है, कितनी चीज उसमें आ सकती है, वो उसके आयतन पर निर्भर करता है। वो आयतन होता है उसका, दोनों समझ रहे हो? तो उसके द्वारा घिरा हुआ जो भी आपके पास आकृति में जो भी घिरा हुआ चार भुजाओं के द्वारा, या किसी भी आकृति में घिरा हुआ जो जमीन या कुछ भी चीज़ होती है, वो उसके एरिया कहलाते हैं। लेकिन किसी भी आकृति जो भी होती है, जो भी फिगर होता है, उस फिगर में कितनी चीज़ आ सकती है, वो उसका आयतन कहलाता है। यानी एक गिलास लो, गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो पानी क्या कहलाएगा? उसका आयतन कहलाएगा। यानी 1 लीटर, आपने देखा होगा 1 लीटर का कभी भी जग होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। तो 1 लीटर उसमें पानी, उसका क्या है? उसका आयतन है। समझ रहे हो? तो आयतन और दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आयतन और एरिया दोनों क्या होते हैं? तो किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ आ सकता है, वो, या कितना भी कोई भी पदार्थ आ सकता है, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। लिख सकते हो किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ आने की क्षमता है, समझ लो, इफिशिएंस क्षमता ही बोल सकते हैं ना, तो वो उसके आयतन पर निर्भर करती है। लेकिन क्षेत्रफल उसके घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर, सॉरी, उस बंद आकृति के अंदर के चीज, जो भी आपके पास जमीन या कुछ भी चीज़ है, उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। राइट? तो ये बेसिक बात थी। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो आपके टीचर कभी भी नहीं बताते होंगे, है ना। तो एक टॉपिक आता है कि एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पैनल एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA और CSA। इसको बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड यहाँ बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में बात क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये बात को समझो, आप पढ़ोगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कभी भी आधार और अपर दो भुजा कभी भी काउंट नहीं होती है। हमेशा आपके पास ये किसी भी आकृति का बेस और ये टॉप कभी भी उसमें काउंट नहीं होता है। याद रखना, हमेशा
बेस और टॉप कभी भी, जैसे कमरे का निकालो तो फर्श और छत कभी काउंट नहीं होंगे। जैसे कमरे का अगर आप कोई आयतन निकाल लो या कुछ भी निकाल रहे हो, आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो उसमें कभी भी क्षेत्रफल में कभी भी आपके पास यानी फर्श और टॉप यानी छत और फर्श कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। और संपूर्ण में सभी होते हैं, यानी किनारों को छोड़कर, यानी किनारों को छोड़कर अपर और नीचे वाले और ऊपर वाले किनारों को छोड़कर बाकी सभी भुजाएं क्या होती है इसमें काउंट होती है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें संपूर्ण यानी सारी यानी आपके पास छत और फर्श भी इंक्लूड होगी। राइट, क्लियर है आप लोगों को सर? बिल्कुल। इसी जो बेसिक सी डेफिनेशन थी, समझ रहे हो? तो संपूर्ण मतलब पूरा, और वक्र मतलब कि आपके पास छत ऐसे कोई भी आकृति के किनारे ऊपर अपर और नीचे वाले दोनों किनारों को छोड़कर बाकी जितने भी एरिया की बात की जाती है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? ओके, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अपर और मतलब आपके पास आधार और टॉप को छोड़कर यानी बेस और टॉप को छोड़कर बाकी जितने भी होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण क्षेत्रफल में सभी होते हैं। राइट, इसके बाद हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे और चलते हैं, समझ रहे हो? थोड़े से इंट्रोडक्शन पे और चलेंगे हम। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलें तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंट ये जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ बात करने वाले जितने भी डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ आपको दी हुई हैं यानी फिगर बनते हैं, उनका सभी का निकालना है हमें। तो उन सभी के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। आप लोगों सर सही बात कह रहे हो। तो सबसे पहले उठाते हैं हम घनाभ, यानी इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्यूबोर्ड। क्या बोला जाता है? कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, QUBI कीबोर्ड, घनाभ यानी कीबोर्ड बोला जाता है। राइट, आप लोगों सर बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कीबोर्ड भाई साहब क्या होता है, मेरी बात समझना। 6 वर्गाकार फलक जो होते हैं, 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। से घिरे कह सकते हो आप, घिरी हुई बंद आकृति को, या कह सकते हो घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हो? घनाभ कहते हो। मेरी बात समझ लेना ध्यान से, कहते हैं। राइट, घनाभ कहते हैं। यानी बेटा इसके पास कितने 6 आयताकार फलक होते हैं। कैसे? आप देखो ऐसे करके, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसकी आकृति को, इसके फिगर को। आई होप मैं बना पाऊँ इसको। ये थोड़ा सा मेरे से ये वो वाला फिगर नहीं बना। इसको देखते हैं, चलो। शायद में भी नहीं बना, वो वाला फिगर हमसे नहीं बना है जो हमारा एक एक्चुअली फिगर होता है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है अपना, है ना? एक बार ट्राई और करते हैं इसकी फिगर को। मतलब मैं अभी आपको रियल एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन ना लो आप, है ना? रियल एग्जांपल भी आपको देने हैं, तो रियल एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए, ये वाली आकृति तो अलग है शायद मेरे हिसाब से। इसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क होना चाहिए। राइट, कुछ इसी प्रकार से बनता है। इस चबूतरा देखा है ना आपने? चबूतरा है ना, उसमें चबूतरे को देखा होगा आपने। माचिस की सबसे बेस्ट एग्जांपल माचिस देखिए ना। माचिस कैसा होती है? माचिस जो आकृति होती है वो किसकी होती है? वो होती है घनाभ की। आप देखोगे उसके 6 फलक होते हैं। सॉरी, फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक ऊपर वाला माचिस, एक नीचे वाली माचिस, 2 जलाने वाले और 2 इधर इधर वाले। तो सब आयताकार ही हैं, आपको पता है।
आयताकार है या नहीं है, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो वो माचिस की डिब्बी जो होती है वो क्या होती है, घनाभ की आकृति होती है, जिसमें 6 फलक हैं, है ना, और 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और उसमें आप देखोगे 6 फलक हो गए, 12 किनारे, 8 शीर्ष हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। आप गिन लेना कभी, 8 शीर्ष पाए जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष पाए जाएंगे, राइट। और आपको पता है किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। और क्योंकि एक तरफ कितने होंगे, 2, तो 2 2 2 2 4, और तो पूरे 6 फलक हैं, तो एक फलक में 2 होंगे तो कितने होंगे, 12 हो जाएंगे किनारे, तो 12 किनारे होते हैं, राइट। तो अब इसकी बेसिकली एक संरचना की बात कर ली, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ समझना है हमें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कैसे होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती हैं। यानी लंबाई की बात करूँ तो L है, चौड़ाई मतलब B से, और A फॉर एयर, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये तीनों होती हैं, राइट। इन तीनों ही कैसे होती हैं, अलग अलग होती हैं, राइट। तो अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, घनाभ का, जल्दी नोट कर लेना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई, राइट। ये होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू इतना हो गया। ये इसका क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, राइट। क्लियर है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया TSA, है ना, ये हो गया। और घनाभ का क्या लिखना है हमें, घनाभ का आयतन देखो, घनाभ का वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, राइट। इसके बाद घनाभ का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है आपको पता है कितना होता है, L² B² प्लस H², ये होता है, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है ना। यहाँ पे ये तीनों चारों चीज़ें हमने यहाँ जान ली, तीनों चारों चीज़ें हमने यहाँ जान ली, क्लियर है। और हमारे काम की चीज़ देख लेते हैं, अगर हमें कुछ और काम की चीज़ है तो मेरी बात समझना यहाँ पे। तो ये तो तीनों हो ही गए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना है, तो देखो एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, हमेशा याद रखना। देखो चारों दीवार मतलब एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक कैसे हो जाएगा, कट जाएगा। और ऊपर वाला फलक और नीचे वाले फलक में लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई वाला एक टर्म हमारा कट जाएगा, समझ लो, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी आप सॉरी लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, तो ये वाला टर्म कट चुका होगा, यानी ऊंचाई वाला और ये बचेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई वाला बचेगा। तो यानी मेरे पास कितना आ जाएगा, पहली बात तो ये है कि इसका आना चाहिए मेरे पास कितना, कि आपको पता है कट जाएगा तो 2 है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बचेंगे, 2 तो होता ही है, इंटू L इंटू B ब्रेथ इंटू H, ये होता है। यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होगा हमारा हमेशा घनाभ के, क्योंकि ऊपर वाला फलक हट जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला किस्ता हट जाएगा, यानी ये कट गया तो 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई बचेगा, दोनों बचेंगे यहाँ से। तो ऊंचाई दोनों में से कॉमन ली जा सकती है, कॉमन ले ली तो यहाँ बचेगा ऊंचाई और लंबाई बचेंगे, चौड़ाई और लंबाई बचेंगे, और 2 का गुणा बचेगा, राइट। ये बचेगा नहीं बचेगा। तो ये अभी तक प्रोसेस हमने किसके बारे में जाना, घनाभ के बारे में जाना। अब इसी तरीके से हम प्यार से बहुत धीमे धीमे तरीके से समझेंगे, यही आपका सबसे पहले मेन मुद्दा है
इसके बाद हम चलते हैं एक और अगली आकृति पे, ठीक है। तो वो आकृति देखो कौन सी है। अब मैं करता हूँ घन की बात। किसकी बात बेटा? घन की। घनाभ कर लिया, अब बात है घन। तो घन की बात करते हैं, इसको क्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्यू बोला जाता है ना, बोला जाता है। तो 6 वर्गाकार, यहाँ तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ घन कहते हैं। 6 वर्गाकार होती हैं यहाँ पे, कैसे? 6 वर्गाकार कहते हैं। अब यहाँ पे भी हम बात करेंगे, समझना यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम कह दें तो एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसकी प्रत्येक, ये कह सकते हैं कि जिसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। कि कैसे होती है बेटा? कैसी होती है? हमेशा समान होती है। कैसी होती है? समान, राइट। जिसकी प्रत्येक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, वही है 6 किनारे, वो तो होंगे, वो तो सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। आपको वर्ग का तो बनाना, आपने क्यूब देखा ना, तो वो आप देखते हो, कभी मैच करते हो, जैसे कलर वाला आता है, इसको मिलाते हो आप, तो वो किसकी आकृति है? वो घन की आकृति है, घनाभ की नहीं, घन की। माचिस की डिब्बी, दिस इज द घनाभ। लेकिन आप जो क्यू स्क्वायर कहते हैं, इसको स्क्वायर मिलाते हैं ना, तो वो जो होता है वो आपका हमेशा घन का आकृति होती है, समझ रहे हो। तो 6 वर्गाकार इस तरीके से फलक बनते हैं आपके पास, है ना। तो वो सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इसमें हमेशा सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसे होंगी? सभी भुजाएं कैसे होती हैं? हमेशा समान होती हैं। भुजाएं समान होती हैं, है ना। भुजाएं समान होती हैं, राइट। आप सहमत हो इस बात से? यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू सब कैसे होंगी? समान होंगे। कैसे होंगी? समान। तो समान होंगी तो भाई साहब ये सब कैसे होंगी? समान होंगी, यानी बराबर होती हैं। ये सभी कैसे होती हैं? बराबर, यानी लेंथ ब्रीथ सभी बराबर होंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर लेंथ ब्रीथ सब बराबर हो गए तो क्या बन जाएगा बेटा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है 6a²। यानी 6 वर्ग हैं तो 6 हो जाएगा 6a²। और a क्या, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। एक भुजा जो होगी 6 में बटा हुआ तो 6 में बटा हुआ तो 6 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं आपसे। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई। अब घनाभ का आयतन देखते हैं। घनाभ का आयतन, घन का आयतन जो होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू सभी सेम है। तो आपको पता है सभी सेम है भाई, तो यहाँ पे मेरी बात समझो। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू ऊंचाई सभी सेम है, यानी ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए से, तो ए क्यू हो जाएगा, घन का आयतन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो आपको पता है सभी बराबर, यहाँ पे ए रखोगे आप, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? √3a का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू ए, राइट। सिंपल है। उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या ही निकालोगे तुम, है ना। इसका तो 4 दीवारों को सिंपल है, सभी भुजा समान है, तो क्या ही निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समान आपके समझ में आ गई। यहाँ जो ए है, जो ए है वो क्या है? ए जो है घन की भुजा है, समझ रहे हो? क्लियर है? ये भुजा है, ये इसके घन के बारे में हो गए। 6 वर्गाकार फलक होते हैं, 12 किनारे, 8 शीर्ष, वो तो सिमिलर होंगे। भुजाएं समान होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई सभी कैसे होती है? आपस में बराबर होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का एक आयतन कितना होता है? घन का आयतन जो होता है बेटा वो कितना होता है? आयतन जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों a क्यू होता है। तो घनाभ का विकर्ण जो हो जाएगा √3a हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर 4 दीवारियों का क्षेत्रफल इसका नहीं निकलता, वो केवल घनाभ का निकलता है, राइट। ओके, मतलब वैसे निकल जाएगा, पर अब हमें अभी निकालना नहीं। क्लियर? यहाँ तक की बात हुई। अब हम न्यू टॉपिक पर चलते हैं। न्यू टॉपिक पर चलते हैं। कौन सा बेटा? आपका ये यहाँ तक घन और घनाभ के बारे में। दोनों सिमिलर सी लगती हैं नाम सुनने में, लेकिन दोनों में डिफरेंस हमने अच्छे से जाना है, सबसे समझा है, ठीक है। अब हमें चलना है, किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है गोले के बारे में। गोला यानी हम कहें स्फीयर, गोला यानी स्फीयर की बात करें, गोला यानी स्फीयर की बात करें, ठीक है। गोला यानी स्फीयर की बात करेंगे तो देखो, गोले की अगर हम बात करें तो किसी, आप देखोगे गोले को अगर बनाना हो तो आप ऐसा करो, किसी वृत्त और अर्धवृत्त को उसके व्यास के सापेक्ष क्या कर दो? परिक्रमण करा दो। यानी किसी वृत्त, और मान लो कि क्या है? वृत्त है मेरा और ये व्यास है, इस व्यास के सापेक्ष इसको ऐसे करके घुमा दो, ऐसे करके घुमाओगे। मान लो ये कड़ा है तो इस कड़े को आप ऐसे करके घुमा दो,
ये है, तो ये व्यास है, इसकी व्यास के सापेक्ष ऐसे करके घुमा दो या ऊपर से घुमा दो ऐसे करके, तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपको गोला प्राप्त होती है ना। क्या प्राप्त होती है, गोला। यानी आप किसी वृत्त या अर्धवृत्त को उसके व्यास के सापेक्ष परिक्रमण कराया जाता है। किसी, ऐसे लिख सकते हैं हम, किसी वृत्त और अर्धवृत्त को उसके व्यास के सापेक्ष, उसके व्यास के सापेक्ष परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण कराया जाता है, तो गोला प्राप्त होता है, स्फीयर प्राप्त होता है, राइट। वृत्त और अर्धवृत्त को, और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो आप वृत्त को ना आप बोर्ड पर बना सकते हो, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्फीयर यानी गोले को कभी बोर्ड पर बना नहीं सकते आप। जैसे कि एक एग्जांपल दो, कड़ा है वो आप आराम से बना सकते हो, वो वृत्त का रूप है। लेकिन एक गेंद जो होती है, बॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल वाली बॉल होती है वैसे भी, तो वो कैसा होता है आपका, वो हमेशा आपका गोला होता है। कैसा होता है, गोले। अब गोले को आप बना सकते हो, गोला जो है 3D इमेज है, गोला जो है 3D इमेज है, और जबकि आपका सर्कल कैसा है, 2D इमेज है। कैसा है, 2D इमेज है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो गोला जो है 3D इमेज मतलब उसकी 3 भुजाएं होंगी, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई भी होगी। लेकिन जबकि वैसे तो 3D इमेज हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप गोले को बनाओगे तो उसको देखो 2 भुजा ऐसे होंगे और ऊपर से ऐसे और होगा, उसकी भुजा ऐसे और ऊंची और होगी, राइट। यानी आप एक वैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो कि गोले को कभी भी बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो। समझ रहे हो, वैसे आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त की तरह क्या होती है, सिर्फ त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या होती है, मान लो r है, केंद्र से व्यास होगा, ठीक है। तो आप जानो गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट। आप कहोगे ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा, गोले का आयतन जो होता है, आप देखो 4/3 होता है किसका, वृत्त के वृत्त के पाई आर क्यू का, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा एक हो जाता है अर्धगोला। अर्धगोले की बात करें तो यहाँ पे अर्धगोला है, तो मैं पता आधा हो जाएगा सब। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, वो 1/2 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और अर्धगोले का आयतन जो होता है 4/3 2/3, ये हो गया, राइट। ये दोनों नोट कर लीजिए आप, दोनों ही नोट कर लीजिए, राइट। क्लियर है आपका वो सर, बिल्कुल। तो गोले और अर्धगोले की बात होगी। इसके बाद एक और होता है, अर्धगोले को सेमी स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सेमी स्फीयर बोला जाता है। अर्धगोले को सेमी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। क्लियर है आपको वो सब, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब गोला हो गया, क्लियर है, दोनों आकृतियों के बारे में जान लिया आपने। अर्धगोला मतलब आधा गोला, तो आयतन भी आधा हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। इसके बाद हम दो बात करते हैं, गोलीय कोश यानी खोखला गोला की बात करते हैं। गोलीय कोश क्या होता है, गोलीय कोश यानी अगर मैं बात करता हूँ खोखला गोले के,
खोखला गोले की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल बोला जाता है, ठीक है। दो संकेंद्रीय गोलों से सीमाबद्ध आकृति को दो संकेंद्रीय गोलों से सीमाबद्ध, संकेंद्रीय मतलब इनका केंद्र क्या दोनों का एक है। इसकी त्रिज्या आपको पता है यहाँ तक भी होगा और इसकी त्रिज्या यहाँ तक भी होगी, राइट, आपको पता है। तो संकेंद्रीय वृत्तों से सीमाबद्ध आकृति को क्या बोला जाता है? गोलीय कोष कहा जाता है। लिख सकते हो दो संकेंद्रीय मतलब जिनकी केंद्र क्या हो दोनों वृत्तों का एक ही हो। कैसा हो? एक ही हो। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मान ली मैंने R1 है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मान ली मैंने R2 है। ये हो सकता है। तो इससे क्या जाएगा? आपका गोलीय कोष होगा दो संकेंद्रीय वृत्तों से, ठीक है। तो आप कह सकते हो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा? R2 है। और अंदर वाले यानी आप बोल सकते हो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आंतरिक वृत्त की R1 है, राइट, R1 है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं गोलीय कोष यानी खोखले गोले की बात करूँ, गोलीय कोष का आयतन की बात करूँ मैं आपको यहाँ पे, यानी वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 4/3 पाई R2 का स्क्वायर माइनस के या R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। यह गोलीय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो हमेशा होता है कितना? 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, राइट। और गोलीय कोष की मोटाई कितनी होती है? गोलीय कोष की मोटाई कितना होगा? R1 माइनस के R2 इतनी होती है। समझ रहे? इसमें से R2 में से R1 को बैठा दो तो आपके पास मोटाई निकल के आ जाती है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला आ जाता है। अंतर क्यों हो रहा है? इनका अंतर लिया जाएगा हमेशा, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों को। तो ये गोलीय कोष के बारे में हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से आगे दो आकृतियाँ और बचती है हमारे पास, एक बचता है बेलन और एक बचता है हमारे पास शंकु। इन दोनों को और समझना है, ठीक है, इन दोनों को हमें यहाँ समझना है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। पहले हम सॉरी डीप में सारी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। चाहे हमारा एक आध लेक्चर फालतू बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? प्यार से है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आगे बात करता हूँ किसकी? बेलन की, यानी बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। बेलन यानी सिलेंडर होता क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है, या लंबवृत्तीय बेलन भी बोल देते हैं या बेलन भी बोल देते हैं। अब देखो किसी आयत है, मान लो कोई आयत इस तरीके से बना हुआ है, ये आयत है, मान लो ये पट्टी है या आयत है। अब इसको एक भुजा को कांस्टेंट कर लो, इस भुजा को मैंने यहाँ कांस्टेंट कर दिया, इसको इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से घुमाऊंगा इस भुजा को कांस्टेंट करते। मान लो कि मेरे पास कोई आयतकार कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो ये बात मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक है, मैं इस कोने को एक स्थायी कर और इसको ऐसे करके घुमा दूँ, ऐसे करके घुमा दूँ, तो ये पूरी आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति आपकी बनती है, वो कैसी बनती है? मान लो फॉर एग्जाम्पल जब इसको घुमाया जाएगा इसके परित, तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट रहेगा और ये इस तरीके से बनेगा, राइट, इसके परित घूम रही है, ठीक है, इसके परित घूम रही है, तो उस इस तरीके से प्राप्त आकृति हो जाएगी। आपको को सर बिल्कुल हो जाएगी, राइट, हाँ या ना? आपको वो सर बिल्कुल हो जाएगी। तो इसको ही क्या बोला जाता है? बेलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलन। और मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या कहलाती है इसकी, इसको मान लो हमेशा इसको मैं मिडिल में ले लेता हूँ, तो इसको मैं मिडिल में, ये वैसे मिडिल में होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या समान होती है। आपका वो सर बिल्कुल सही है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपका वो सर बिल्कुल सही है, बात है ना?
तो इसके परित घुमा जाएगा तो आपको पता है ये इस तरीके से घूमेगा, है ना। तो आपको पता है ये इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये बेलन होता है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होती है इसकी, आर त्रिज्या मानते हैं, ये त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है, एच क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है। बात समझ में आ रही है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यह क्या है आपकी ऊंचाई है यानी हाइट है, और ये क्या है इसकी त्रिज्या है आर, राइट। अब देखते हैं इसके आयतन और उसकी बात करते हैं क्या क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, राइट। अगर बेलन के, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा होता है बेटा 2 पाई आर और आर प्लस के एच, 2 पाई आर प्लस के एच होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल कैसे, देखो आपको पता है यहाँ पे कि अगर मैं इसकी, जब इसके बीच वाले की मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये कैसा बन रहा है आपका, ये एक तरीके से, ये तो दो बेलन हो गए, तो पाई आर स्क्वायर, तो एक 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। और जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका निकालूंगा मैं कितना, 2 पाई आर एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी एक तरीके से इसकी परिधि निकाल लूंगा, ठीक है, दोनों का हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। बेलन समझ में आया। जब एक आयत के एक सिरे को, आयत के एक सिरे को एक आयत के एक सिरे को अगर मैं क्या करूं, स्थिर रख दूं, या भुजा को, सिरा मत कहो, एक भुजा को, आयत के एक भुजा को स्थिर रखकर घुमाया जाता है तो आकृति कैसे प्राप्त होती है आपको, हमेशा और हमेशा एक आयत प्राप्त होती है, राइट। इसकी बात जो है ये हो गई, इसका भी हो गया, ठीक है। अब हमारी बात लास्ट रह गई है, हमारे पास रह गया शंकु। इसका एक और होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन लिख लो आप, बेलन का आयतन जो है वो होता है, आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस के एच होगा, और आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, राइट। आकृति भी देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, फिगर सब, ठीक है। चलिए अब ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप ले लेना और ध्यान से समझ लेना। अब लास्ट आकृति जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है शंकु। शंकु यानी कौन की बात करते हैं। अब इससे तो मुलाकात है ना, बड़े हो चुके हो थोड़ी सी, है ना, तो चॉकलेट फोकलेट तो चल जाती होंगी, नहीं चल जाती, समझ रहे हो ना, चल जाती होंगी, सब खाते होंगे। तो कहते होंगे ना कि यार वो दे दो, वो वाली कौन वाली लेना है ना, कौन दे दो एक हमें, है ना। तो कौन तो सबने देखा है वैसे तो बेसिकली, है ना, कौन आइसक्रीम तो किसने नहीं खाई, सबने खाई है। और आजकल तो दौर ही आइसक्रीमों का है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होंगे तुम, नादान थोड़ी ना हो। तो अब देखो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो आपके पास, मान लो ये वाला है, मेरी बात समझना, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी 90 डिग्री पर एंगल बनाएगा। तो लंब वाली भुजा को आप कांस्टेंट रख लो, लंब वाली भुजा को आप कांस्टेंट रखोगे, ये वाली, और इसको ऐसे घुमाओगे। लंब वाली समकोण त्रिभुज की लंब वाली भुजा को कांस्टेंट रखकर आप इसके आधार के प्रेरित ऐसे करके घुमाओगे तो आपको एक आकृति प्राप्त होती है। वो आकृति कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, किस प्रकार से, कि आप इसको जब ऐसे घुमाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखो ऐसे कुछ करके आकृति आपको प्राप्त होगी, राइट। होगी या नहीं होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। जब इसको घुमाऊंगा तो बिल्कुल एकदम गोल सर्कल बन जाएगा नीचे, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल। ये ऐसे घूमेगा तो नीचे बनेगा नहीं बनेगा, आप ऐसे करके घुमाओगे तो इसको ऐसे करके बनेगा, राइट, हाँ या ना। और ये ऐसे करके अपनी भुजा रोटेट करेगा, है ना, ये ऐसे करके अपनी भुजा रोटेट करेगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर क्या बात है,
आपने तो यूं ही आकृति बना दी। तो मैंने वही कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऐसे परिभाषा लिख सकते हो, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा के समकोण बनाने वाली भुजा दो भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर समकोण बनाने वाले दो भुजाओं में से एक भुजा को, ये दोनों समकोण बनाएंगे 90 डिग्री, तो एक भुजा को स्थिर रखकर एक के परित घुमाया जाए तो हमेशा आपको एक शंकु प्राप्त होता है, राइट। तो इसके में भी आपको पता है, इसमें बेसिकली बात करूँ तो देखो यहाँ से केंद्र है इसकी तरीके से, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या r, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई h, और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्यक ऊंचाई l, समझ लो। यानी h4 ऊंचाई, L4 यहाँ वो नहीं है, आप सोच रहे हो यहाँ पे, यहाँ क्या है, त्रिज्यक ऊंचाई है, कितने त्रिज्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्यक ऊंचाई मतलब तिरछी वाली हाइट, और स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, शायद इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट बोल करके बोला जाता है, स्लैंट। एक बार मीनिंग चेक कर लेना, स्लैंट ऐसे कुछ होता है, स्लैंट हाइट बोलते हैं ना, स्लैंट है ना, देख लेना एक बार, है ना। त्रिज्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या है, यानी इसकी तिरछी वाली जो है इसको त्रिज्यक ऊंचाई बोला जाता है, राइट। और सीधी एकदम खड़ी हुई को क्या बोला जाता है, आपकी ऊंचाई बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो इसकी बात कर लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, आप जानते हो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा बेटा, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय शंकु का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो ये होता है बेटा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर और एल प्लस के आर, ये होता है, राइट। और आयतन, आयतन जो होता है भाई वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इन तीनों का काम करना है आपको। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस के आर होता है, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास ये होती है, तीन होती है, राइट। आपको शंकु भी समझ में आया, शंकु की आकृति भी समझ में आया, फिगर भी समझ में आया। तो अभी तक का हमारे जिस पूरे चैप्टर में जिन फिगरों की बात करने वाले, आकृति की बात करने वाले, वो हमने सभी जाने और उनके बारे में क्षेत्रफल आयतन वगैरह भी जाना। बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत थी हमारे चैप्टर के लिए, हमने वो सभी चीज़ें जान ली, है ना। और आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, केवल आप इनके इंट्रोडक्शन को पढ़ो, सारे फॉर्मूले को देखो, सूत्रों को देखो, ढंग से इनको अपने माइंड में ना स्थिर करो और माइंड में रखो, है ना। और फिर हम ना कल इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ कल। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, मस्त हो।